बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 13 जो कि फंक्शंस का है उसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो हैं वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ये पेपर के अंदर नहीं पूछे जाते। पेपर में आपसे सिर्फ और सिर्फ MCQs पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनको प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद जो है वो क्रिस्प हो जाएं, मज़ीद जो है वो शार्प हो जाएं। तो चलिए आइए आज के सेशन का जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो पहले से डिफाइंड हो, आर पैकेज्ड इन, वो किस चीज़ में रखे जाते हैं। हमारे पास जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो पहले से मौजूद फंक्शंस हैं, जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, हम जानते हैं वो हम किसके अंदर रखते हैं, वो हम हेडर फाइल्स के अंदर रखते हैं। और हेडर फाइल्स को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फाइल्स। तो हमारे पास जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो किसके अंदर पड़े हुए हैं? लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात हो रही है, अगर यहाँ पर यूजर डिफाइन की बात होगी वो भी तो लाइब्रेरी फाइल के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं पॉसिबल। यूजर डिफाइन फंक्शन का हमने पढ़ा था कि वो जो है वो लाइब्रेरी फाइल में होना लाजमी नहीं है। हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर भी उनको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड फिल इन द ब्लैंक आपके पास है जी, अ डैश प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टू द कंपाइलर। कौन सी ऐसी चीज है जो फंक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो कंपाइलर को देती है? तो हमारे पास क्या है जी? फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन की जो प्रोटोटाइपिंग होती है, प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नीचे जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसको कहते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग। वो क्या करती है? वो कंपाइलर को आपके फंक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देती है। आपके कंपाइलर को पता लग जाता है कि ठीक है जी, इस नाम का फंक्शन मेरे पास जो है वो अवेलेबल है और ये कहीं ना कहीं किसी जगह पर डिफाइन हुआ है, मैंने इसको यूज करना है जब भी ये मेन फंक्शन में कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट है, डैश ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द रीजन ऑफ प्रोग्राम वेयर इट कैन बी रेफरेंस्ड। वो कह रहा है जी कि वेरिएबल जो है उसकी कौन सी चीज जो है वो इस चीज को रेफर करती है कि किस जगह पर उसको यूज किया जा सकता है, कौन से एरिया में वो एक्सेसिबल है। तो कौन सी चीज है ये वेरिएबल का स्कोप है कि वेरिएबल को किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप हम जानते हैं बाउंड्री होती है। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स, एक को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल का स्कोप कितना है? अपने फंक्शन तक। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप कितना है? पूरे प्रोग्राम तक। लोकल वेरिएबल कहां पर एक्सेसिबल है? सिर्फ फंक्शन के अंदर। ग्लोबल वेरिएबल कहां पर एक्सेसिबल है? पूरे को पूरे प्रोग्राम के अंदर। फोर्थ है जी, अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन डैश वैल्यूज थ्रू रिटर्न। हमारे पास जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, यहां पर उसकी बात हो रही है। वो कहते हैं जो रिटर्न स्टेटमेंट है आपके पास वो मोर देन कितनी वैल्यूज जो हैं उससे ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकती। तो हम जानते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है जो डिफाइन की जाती है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यूज को रिटर्न करती है? 1। जब एक रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज कर लेते हैं तो वो क्या करती है? जो वैल्यू मसलन आप जो आपका फंक्शन डिफाइन आपने किया हुआ उसके अंदर एक से ज्यादा रिटर्न्स अगर आप लगा भी देना, तब भी जो फर्स्ट रिटर्न है वो क्या करेगा? आपका कंट्रोल वापस ट्रांसफर कर देगा और उसके आगे जो वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न हो जाएगी, बाकी की इग्नोर हो जाएंगी। रिटर्न जैसे ही आता है आपके कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये आपके फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट है, ये आपके फंक्शन की आखिरी स्टेटमेंट है। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो इग्नोर हो जाएगा, वो कंपाइलर आपका रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट है जी, द पैरामीटर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर आर डैश पैरामीटर्स। हमने दो पैरामीटर्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, हमने पढ़ा था हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? जो फंक्शन के हेडर के अंदर हमने
डिफाइन किए होते हैं। तो फंक्शन के हेडर में हम कौन से पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं? फंक्शन के हेडर में हम फॉर्मल पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर्स कहां पर इस्तेमाल होते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं फंक्शन कॉलिंग के अंदर। नेक्स्ट है जी, द फंक्शन हेल्प्स टू अचीव डैश प्रोग्रामिंग। जो फंक्शंस हैं वो हमें प्रोग्रामिंग की कौन सी टाइप अचीव करने में मदद देते हैं? फंक्शंस जो हैं वो हमें प्रोग्रामिंग की मॉड्यूलर जो टाइप है उसको अचीव करने में मदद देते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग जो हम मॉड्यूल्स में करते हैं, हिस्सों में करते हैं, इसको अचीव करने में हमें फंक्शंस जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूल्स क्या हैं? अलग-अलग पार्ट्स, अलग-अलग हिस्से। तो एक फंक्शन क्या होता है? एक अलग हिस्सा होता है, एक अलग पार्ट होता है, एक मुकम्मल प्रोग्राम होता है जो एक कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये फंक्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर कुछ जो है वो आपके ट्रू एंड फॉल्स और कुछ एमसीक्यूज जो है उनको जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास इस बोर्ड पर कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। हम देखेंगे क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या ये फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इन स्टेटमेंट्स को समझ लेंगे तो ये आपकी एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को भी मजीद शार्प करेंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है जी, देयर कैन बी मल्टीपल मेन फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। आप जरा सोचें, क्या सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा मेन फंक्शन होता है हम उसको एक से ज्यादा दफा बना सकते हैं? नहीं। हम सी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ कितने मेन फंक्शंस बनाते हैं? एक ही मेन फंक्शन बनाते हैं, और ये मैंडेटरी होता है, इसको बनाना जरूरी है। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम जितनी मर्जी दफा क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट नामों के साथ। मतलब एक ही काम आप डिफरेंट नामों के साथ जितनी दफा मर्जी करवा सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो है आपका वो आप एक ही दफा बनाएंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर, और उसको बनाना मैंडेटरी है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या हैं? ऑप्शनल हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ? देयर कैन बी मल्टीपल मेन फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर एक से ज्यादा मेन फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? फॉल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जी, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एक फंक्शन जो है उसको प्रोग्राम में किसी भी जगह पर कॉल किया जा सकता है। अब यहां पर फंक्शन की बात हो रही है। हम जब एक फंक्शन एक दफा बना लेते हैं, हम उसको प्रोग्राम में किसी भी जगह पर कॉल कर सकते हैं, ये ट्रू है। आप उसको एक दफा कॉल करें, 10 दफा कॉल करें, 50 दफा कॉल करें, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हमारे पास ट्रू आंसर है। हम प्रोग्राम को एक फंक्शन को एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर कॉल कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट है जी, इन सी एवरी फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। सी लैंग्वेज के अंदर हम जितने भी फंक्शंस बनाएंगे वो कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करेंगे। फॉल्स स्टेटमेंट है। किस तरह फॉल्स है? क्योंकि हमने वाइड पढ़ा था। अगर ये पॉसिबिलिटी होती कि हर फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करनी होती तो हम वाइड यूज ही ना करते। जब हम वाइड यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये क्या बनी हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड ओनली वंस इन द प्रोग्राम। अभी मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बताया कि एक फंक्शन जो है आप उसको प्रोग्राम में एक दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा, जितनी मर्जी दफा कॉल कर सकते हैं। यही तो फंक्शन का फायदा है कि आप उसको एक दफा बनाएं और उसको आप बार बार कॉल करें। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? क्योंकि यहां पर ओनली वंस लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई फॉल्स। उसके बाद है, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज इन ब्लॉक इन विच इट इज क्रिएटेड। जो आपका लोकल वेरिएबल है उसको जिस ब्लॉक में क्रिएट किया जाएगा, जिन करली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट किया जाएगा, यानी कि जिस फंक्शन के अंदर क्रिएट किया जाएगा, उसका स्कोप जो है वो उन्हीं करली ब्रेसेस के अंदर अंदर रहेगा। ये हमारे पास क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। इसको लोकल वेरिएबल कहा इसलिए जाता है कि जिस ब्लॉक में इसको बना दिया जाए ये उसके ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। तो ये क्या है हमारे पास? ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर यहां पे ये स्कोप जो है वो लोकल की बजाय ग्लोबल होता तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है?
उसको आप जहाँ पर भी डिक्लेयर करेंगे वो पूरे के पूरे फंक्शंस को एक्सेसिबल होगा, वो सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेसिबल होगा, वो पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज हो सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन बॉडी इज ऑप्शनल पार्ट ऑफ प्रोग्राम। हमारे पास जो फंक्शन की बॉडी है वो ऑप्शनल पार्ट है? नहीं, फंक्शन की बॉडी मैंडेटरी पार्ट है। फंक्शन की बॉडी होगी तो फंक्शन चलेगा ना। अगर हम फंक्शन की बॉडी ही नहीं बनाएंगे, सारी की सारा जो एक्चुअल काम है जो फंक्शन ने परफॉर्म करना है वो कहां पर लिखा जाता है, वो कहां पर डिफाइन किया जाता है? वो फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा जाता है, उसकी बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है, सारी कैलकुलेशंस उसकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं। तो यहां पर ये क्या हुई हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शनल। यहां पर क्या आना चाहिए था? मैंडेटरी। नेक्स्ट है जी ग्लोबल वैल्यूज एग्जिस्ट इन मेमोरी टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो एक दफा जब आपकी मेमोरी पर आकर बैठ जाते हैं, आपकी मेमोरी पर डिक्लेयर हो जाते हैं, तो वो कब तक आपकी मेमोरी पर रहते हैं? जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती रहती है। तो ये ट्रू है, आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर तब तक रहेंगे जब तक कि आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में चलता रहेगा। तो ये क्या जी? ट्रू। ये थे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमें पेपर के अंदर भी आते हैं और मजीद हमारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने में हमें मदद करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है। ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन। ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो किस जगह पर क्रिएट किए जाते हैं? ऑप्शंस में हमारे पास है रैम, रोम, हार्ड, कैशे। हम जानते हैं कि वेरिएबल लोकल हों या वेरिएबल ग्लोबल हों, सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो मेन मेमोरी यानी कि आपकी मेन मेमोरी की रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रैम आपका क्या होता है? वर्किंग एरिया। जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो रैम में आएगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग करते हुए वेरिएबल जो हैं वो बड़ी एहतियात के साथ रखे जाते हैं, बड़ी एहतियात के साथ क्रिएट किए जाते हैं। जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर हम सारे वेरिएबल ग्लोबली क्यों नहीं बना लेते कि वो पूरे प्रोग्राम में हर जगह से एक्सेसिबल हों। अगर हम सारे के सारे वेरिएबल्स को ग्लोबल बना लेंगे तो क्या होगा? जैसे ही हम प्रोग्राम चलाएंगे, सारे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस थे सारे के सारे वेरिएबल आकर रैम पर क्रिएट हो जाएंगे। और वो आप सोचें कि आप एक 40 GB की गेम को 4 GB की रैम के ऊपर चला रहे होते हैं, किस तरह पॉसिबल है? क्योंकि जो फंक्शन आपका एग्जीक्यूशन में आ रहा है उसके वेरिएबल सिर्फ रैम पर क्रिएट हो रहे हैं। जैसे वो एग्जीक्यूशन से निकल जाता है उसके वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है, उसके वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और इस तरह से हमारा जो काम है वो चल रहा होता है। अगर हम सारे के सारे फंक्शंस को सारे के सारे वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स बना देंगे तो वो हो सकता है कि हमारी वो क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट की बेहतर जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं होगी। हम कहेंगे कि मेमोरी बेहतर तरीके से मैनेज नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि आपके जितने भी आपकी एक जो मेमोरी है वो 4 GB के अंदर आपकी वो गेम जो है वो चलाई जा सकती थी, लेकिन उसको बेहतर ना मैनेज करके उसको 8 GB, 10 GB, 12 GB के ऊपर जो है वो ले जाया गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे नेसेसरी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ग्लोबल बनाते हैं सिर्फ, बाकी वेरिएबल्स को लोकल बनाते हैं ताकि जब उनका फंक्शन आए मेमोरी में सिर्फ वो तभी वहां पर क्रिएट हो। जैसे ही फंक्शन मेमोरी से निकले वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाए और अगले वेरिएबल्स की क्या बन जाए? जगह बन जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन इज कॉल्ड विद द रेफरेंस ऑफ इट्स। फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो आप जहन में लेकर आए कि किस चीज का रेफरेंस दिया जाता है। हम फंक्शन का किस चीज का रेफरेंस देते हैं? फंक्शन के नेम का, क्योंकि उसको नेम से कॉल किया जाता है ना। आप प्रिंट एफ को कॉल करेंगे तो उसके नेम से करेंगे, आप स्कैन एफ को कॉल करेंगे तो उसके नेम से करेंगे, आप किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके नेम से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द नेम ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आर। जो एक्चुअल पैरामीटर हम देते हैं फंक्शन कॉलिंग के अंदर वो, और जो फॉर्मल पैरामीटर्स हम बनाते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वो कहता है उन दोनों के जो नाम हैं क्या वो मे और मे नॉट भी सेम है, यानी कि वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, या वो मस्ट भी सेम, वो लाजमी सेम होने चाहिए, मस्ट नॉट भी सेम होने चाहिए, या वो कहता है हमें नहीं पता। अब यहां पर अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ मे और मे नॉट भी सेम। वो सेम हो भी सकते हैं और सेम
नहीं भी हो सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि जी सेम होने चाहिए, तो इस बात का आंसर अगर आप अपने माइंड में वो प्रोग्राम लेकर आए जो मैंने आपको करवाया था ग्रेड वाला, वहां पर मैंने आपको इस चीज का आंसर किया था कि हम सेम नाम कभी रख ही नहीं सकते, वो इत्तेफाक से सेम आ जाएं तो ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मे और मे नॉट बी सेम। नेक्स्ट है जी लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ फंक्शन इज। किसी भी फंक्शन की बॉडी की लास्ट स्टेटमेंट कौन सी होती है? फंक्शन की बॉडी की लास्ट स्टेटमेंट क्या है जी? हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे ही उसको रिटर्न मिलता है उसको पता लगता है यहां पर मेरी बॉडी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, यहां पर मेरी बॉडी कंप्लीट हो गई है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। कुछ मजीद एमसीक्यूज जो है वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ। फंक्शन डेफिनेशन जो है वो किस किस चीज पर मुश्तमिल होती है? अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है फंक्शन हेडर। फंक्शन डेफिनेशन में हम जानते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास क्या होती है? फंक्शन हेडर। तो ये क्या है जी? हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। बीटा ऑप्शन में लिखा है फंक्शन बॉडी। तो हम जानते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी दोनों चीजें होती हैं। इसका मतलब अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है? हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। जब ये दोनों करेक्ट आंसर्स हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक कर लें तो बोथ ए एंड बी हमारा क्या बनेगा? यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग हैज रिटर्न टाइप। जब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हमें वापस कुछ भी नहीं रिटर्न करवाना, तब उसकी जो डेटा टाइप होती है वो कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती, तो हम कौन सी डेटा टाइप को यूज करते हैं? उसकी वाइड को। और ये हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने आपको प्रोग्रामिंग पढ़ानी स्टार्ट की उस दिन से हम आपको बता रहे हैं वाइड मेन, वाइड मेन, वाइड मेन। मेन हमारे फंक्शन का नाम है और वाइड क्या है? वाइड उसको वैल्यू रिटर्न नहीं करने देता, उसको वैल्यू रिटर्न करने से रोकता है, क्योंकि हमें मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना होता। जो बाकी हैं नथिंग, फ्लोट, नल, ये तीनों जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए दी गई हैं। बाकी ये हमारे पास किसी भी काम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वाइड। ऐसा फंक्शन जिससे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, उसकी हम रिटर्न टाइप क्या रखेंगे? वाइड रखेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 देखें। डेटा कैन बी शेयर्ड बिटवीन फंक्शंस बाय यूजिंग। हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के दरमियान डेटा शेयरिंग करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी जो आप शॉपिंग करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर जो कार्ट बनी होती है, शॉपिंग कार्ट, जिसके अंदर आप अपनी चीजें ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, वो क्या हमारे पास? वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब उस एक ग्लोबल वेरिएबल को, एक कार्ट को आपकी पूरी वेबसाइट के सारे फंक्शंस क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और वो आपस में क्या कर रहे हैं? उसकी शेयरिंग भी कर रहे हैं। कैसे? मैं एक फंक्शन में जाता हूं ग्रोसरी स्टोर के और ग्रोसरी ऐड कर लेता हूं उसी कार्ट में। मैं दूसरे पेज पर जाता हूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम ऐड कर लेता हूं। मैं थर्ड पेज पर जाता हूं, वो जो है वो हमारे पास क्या है? मोबाइल्स का है, मैं उसमें को मोबाइल की आइटम ऐड कर लेता हूं। और वो सारे के सारे जो पेजेस हैं, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं हमारे, वो एक वेरिएबल यानी कि कार्ट को यूज करें, और वो कार्ट क्या हमारे पास? ग्लोबल वेरिएबल। तो हम फंक्शंस के दरमियान जो है वो डाटा शेयर करवा सकते हैं। किस तरह से करवा सकते हैं? बाय ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के थ्रू नहीं करवा सकते, क्योंकि लोकल वेरिएबल अपने स्कोप से, अपने फंक्शन से बाहर ही नहीं निकलता। स्टैटिक वेरिएबल का जो हमारा वो है लाइफ टाइम है, वो जरूर ग्लोबल वेरिएबल जैसा होता है, लेकिन स्कोप इसका भी सिर्फ लिमिटेड है, अपने दायरा कार के अंदर रहता है, अपने रूम के अंदर रहता है, अपने फंक्शन के अंदर अंदर रहता है। यानी कि इसका जो स्कोप है वो लोकल वेरिएबल जैसा है और इसका जो लाइफ टाइम है वो ग्लोबल वेरिएबल जैसा है। हम यहाँ पर ऐसे लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं जो ग्लोबल का लाइफ टाइम हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज वैलिड फंक्शन कॉल। इनमें से कौन सी फंक्शन कॉल जो है वो वैलिड है? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स को ज़हन में रखते हैं। आप उन पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखें और इन ऑप्शंस को बारी बारी देखें। अल्फा ऑप्शन में लिखा है फंक।
हमने ये फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे 2 ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई। किसी भी फंक्शन को कॉल करते हुए उसका जो मस्ट पार्ट है, जो नेसेसरी पार्ट है, वो ये 2 ब्रैकेट्स हैं। ये लगेंगी तो हमें पता लगेगा ये एक फंक्शन है, ये नहीं लगी होगी तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये कोई फंक्शन भी है या नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन में लिखा है फंक, इसके आगे भी 2 ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, तो यहीं से ये भी रिजेक्ट हो गया। चार्ली ऑप्शन में लिखा है फंक और 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये ट्रू फंक्शन कॉल है। हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसको कोई भी पैरामीटर नहीं दिया गया। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन में इंट लिखा हुआ है इससे पहले, तो हम फंक्शन कॉलिंग के अंदर डेटा टाइप को इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे चार्ली जो है वो हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स, कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दी, बाकी कुछ एक्सरसाइज जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस करें। आप इसमें कुछ मजीद MCQs को निकालने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें इस चैप्टर के अंदर से और कौन कौन से MCQs बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ और कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।